वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमें फिर नेगेटिव इंटरेक्शन पढ़ेंगे। अभी खत्म कर दिया मैंने अभी अभी क्या नाम था उसका, पॉजिटिव इंटरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन। तो बच्चा ये जो नेगेटिव इंटरेक्शन पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एक बड़ा हिस्सा है। नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब होता है या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो एक नेगेटिव एक जीरो होगा। इसके अंदर में दो पार्ट आएंगे। इसके अंदर में दो पार्ट क्या आएगा ना, कंपटीशन एंड अमेंसलाइजिंग। कंपटीशन एंड अमेंसलाइजिंग डन। कंपटीशन मैं कहूंगा भाई तू दो बच्चे मारपीट हो जाओ। अगर मारपीट जब होता है दो बच्चा, तो अगर एक का कान फट जाएगा तो दूसरे का नाक फट जाएगा, तो नुकसान तो दोनों को होगा। तो कंपटीशन हमेशा दोनों स्पेसीज को ही नुकसान देता है, राइट। कंपटीशन हमेशा दोनों स्पेसीज को नुकसान देता है। हम कंपटीशन पढ़ेंगे। जो नोट्स वगैरह लिखा हुआ है, नोट्स तो ठीक है, इसके अंदर में नोट्स रखा हुआ है, मैं नोट्स लास्ट में दिखा दूंगा। नोट्स रखा है तुम्हारे लिए, लेकिन नोट्स के बजाय जिस तरीका से मैं पढ़ाऊंगा अगर वो तुम समझ लोगे तो तुम्हारे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं। कंपटीशन माइनस माइनस, बेटा ये कंपटीशन क्या होता है ना, मेरे हिसाब से इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बाय व्हिच या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज द पोटेंट फोर्स of organic evolution, so that the non-struggling organisms are extincted and the struggling and better adapted organisms are survived. That was called natural selection. What I am saying? I am saying that a competition is the interspecific competition is the potent force of natural selection and survival of the organisms. मैं कहता हूं डार्विन भी वही कहा था, भले ही डार्विन पहले कहा था, अब मैंने बोल दिया। तो डार्विन कंसेप्ट के हिसाब से कंपटीशन इज द मतलब पोटेंट फोर्स फॉर द नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। अब ये कंपटीशन को हमने कुछ कोड वर्ड रखा, मैंने FARCG में मैंने समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा पक्का। पहला मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से जब बताऊंगा इन टॉपिक को मैंने बताऊंगा। एफ का मतलब मैंने ये बताता हूं। एफ का मतलब मैंने रखा फ्लेमिंगो बर्ड्स। एफ का मतलब फ्लेमिंगो बर्ड्स। फ्लेमिंगो बर्ड्स का कंपटीशन कैसे हुआ बेटा, ये कंपटीशन के द्वारा कई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाते हैं एंड कई ऑर्गेनिज्म से जो है वो हाईली इवॉल्व करके उस एरिया में ग्रो करते हैं। तो फ्लेमिंगो बर्ड्स का मतलब क्या होता है ना, इस फ्लेमिंगो बर्ड्स के अंदर में हम यही बताएंगे कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के द्वारा ऐसा देखेंगे कि एक शैलो रिवर ऑफ साउथ अमेरिका के एक शैलो रिवर में जो विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड्स आते हैं एंड उसके अंदर में जो नेटिव फिश होते हैं, उन दोनों का फूड जो होता है जू प्लैंकटन होता है उस शैलो रिवर के अंदर में। छोटा सा रिवर, उसके अंदर में साउथ अमेरिका के जो फ्लेमिंगो बर्ड्स आते हैं, वो फ्लेमिंगो बर्ड भी प्लस जो उसके अंदर में नेटिव फिशेस थे, वो भी दोनों का फूड हैबिट एक ही होता है, जिसके द्वारा नेटिव फिश को मुश्किल होता है सरवाइव करना। यानी कॉमन जू प्लैंकटन के लिए, फॉर द कॉमन जू प्लैंकटन बोथ नेटिव फिशेस एंड विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड्स आर competing with each other, but visiting flamingo birds have a high power of browsing. That's why the native fishes gradually extincted from that area. नुकसान हुआ एक को, कंपटीशन में यही होता है, एक तो जीतेगा तो दूसरा मर जाएगा या दिक्कत होगा। तो यहाँ पर नेटिव फिश मर गया, एक्सटिंक्ट हो गया वगैरह वगैरह। ए फिर समझ में आ गया होगा। ए का मतलब अभी मैं तुमको बताऊंगा। ए कंपटीशन, बेटा ए का मतलब होता है अबिंगडन टर्टोइज। मैंने एक कोड वर्ड रखा, समझाऊंगा। व्हाट इज अबिंगडन टर्टोइज ना, गालापागोस आइलैंड के अंदर में, गालापागोस आइलैंड में एक बड़ा सा कछुआ अबिंगडन टर्टोइज, बड़ा सा कछुआ अबिंगडन टर्टोइज
आराम से ग्रेजिंग करता था, उसको उसने ग्रास को अपना रिसोर्स मान के अपना स्पीसीज को बचाता था, राइट। लेकिन जब उस गैलापागोस आइलैंड के अंदर में गोट की एंट्री हुआ तो धीरे धीरे गैलापागोस आइलैंड के अंदर में से अबिंगडन टर्टोइज एक्सटिंक्ट होने लग गए। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? क्या न्यूट्रिशन अवेलेबल सही नहीं था? नहीं, न्यूट्रिशन वाज अवेलेबल, यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेस वाज प्रेजेंट। घास की कमी नहीं था, घास बहुत था, तो फिर ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गया? समझो बात को। बकरा या गोट जितना भी घास खाएं, खाने दो, न्यूट्रिशन बहुत है, घास बहुत है, इसके बावजूद भी अबिंगडन टर्टल्स एक्सटिंक्ट क्यों हो गया? इनके लिए तो घास था ना भाई साहब। जो मेंटली हार जाता है वो हार जाता है एक तरीका से। अबिंगडन टर्टल्स को ये पता लग गया कि वो ज्यादा खा रहा है, शायद इस एरिया में एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा घास, तो हम चलो इधर से चलते हैं। चलते चलते जाके कहीं और एडजस्ट हुआ नहीं तो स्पेसिस गया एक्सटिंक्ट। तो मन से हार गया तो दुनिया से चला गया, स्पीसीज चला गया। तो ये जो अबिंगडन टर्टल्स की बात मैंने कहा, उन्होंने क्या बोला ना, बायोलॉजी कहता है कभी कभी रिसोर्स अनलिमिटेड होते हुए भी अगर एक स्पीसीज का ब्राउजिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है दूसरे से, तो दूसरा थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है, मेंटली हरासमेंट हो जाता है, एंड फाइनली वो पेरिश हो जाता है दुनिया से। मैं तुम्हारे लिए एग्जांपल दे रहा हूं। तुम बहुत पढ़ के गए हो, स्कूल में टेस्ट हो रहा है, बहुत पढ़ के गए हो, लेकिन एक बच्चा पढ़ के नहीं गया होगा, वो तुमको डराने के लिए 15 मिनट के अंदर में सप्लीमेंट्री पेपर मांग लिया, जोर जोर से लिखने लग गया, तो तुम डर गए कि ये कितना पढ़ लिया, फिर जितना तुमको याद आ रहा था वो भी कम हो जाएगा। ऐसा भी एक तरीका का इंटरेक्शन होता है जिसको नेगेटिव इंटरेक्शन के हिसाब से कहते हैं। आप ये महसूस किया होगा। अबिंगडन टर्टल्स के बारे में समझ लिया होगा। जब वो अबिंगडन टर्टल्स विल बी एक्सटिंक्टेड, हैज बीन एक्सटिंक्टेड व्हेन गोट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द गैलापागोस आइलैंड। दिस इज बिकॉज गोट हैज ए हाई पावर ऑफ ग्रेजिंग कैपेसिटी। ये कह दिया मैंने, नोट में भी लिखा हुआ है। आर के बेटा आर क्या होता है ना, कंपटीशन वही करेगा जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है वो बेटर कंपीट करता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये डार्विन ने कहा था। ये बात डार्विन ने कहा था। द स्पीसीज व्हिच हैज ए रिप्रोडक्टिवली फिटनेस हैव ए मोर सर्वाइव्ड इन द नेचर एंड इजीली सिलेक्टेड बाय द नेचर। यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज द key aspect of a competition. That's why the species which have a more power of reproduction, they should be survived more in the nature and they have a capacity to more competition. That's it. आर गया। अब हमें सी की बात करेंगे थोड़ा। सी क्या कहता है? सी एक बड़ा अच्छी बात करता है। कौन सा बात करता है? मान लीजिए सी की बात, तुम्हारा एनसीईआरटी की बात मैं कह रहा हूं, बोला था मैंने। मैं कुछ अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूं। अपने मर्जी से 10 साल पहले क्या करते थे। सी को मैंने थोड़ा बता रहा हूं। सी का मतलब होता है बेटा कॉम्पिटेटिव रिलीज। सी का मतलब होता है कॉम्पिटेटिव रिलीज। कॉम्पिटेटिव रिलीज क्या मतलब है? ये कॉम्पिटेटिव रिलीज समझा रहा हूं थोड़ा। कॉम्पिटेटिव रिलीज को बताने के लिए थोड़ा समझा रहा हूं, अच्छे से देख लो बच्चा मैं कैसे समझा रहा हूं। एक पॉपुलेशन या एक कम्युनिटी के अंदर में 3 स्पेसिस थे। एक होता है स्पेसिस का नाम ए, दूसरा स्पेसिस का नाम बी, तीसरा स्पेसिस का नाम सी। मैं ए लिखा, इसका मतलब नहीं कि एक इंडिविजुअल। मैंने बोला एक स्पेसिस में मिलियन ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। बी भी मिलियन ऑफ बी होंगे, सी भी मिलियन ऑफ बी होंगे। मैं 3 स्पेसिस लिया। मैं अब समझा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉम्पिटेटिव रिलीज। आपको समझ आएगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूं 4 बार पढ़ लो समझ नहीं आएगा। मेरा एक बार देख लो समझ आ जाएगा। ए बी सी 3 स्पेसिस है।
ये तीन स्पेसिस में ए एंड बी आर कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पेसिस, ए एंड बी आर कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पेसिस, राइट? ए एंड बी आर कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पेसिस, सी इज कॉम्पिटेटिवली इंफीरियर स्पेसिस। ये दोनों सुपीरियर स्पेसिस, ये भी सुपीरियर स्पेसिस, बट सी जो होता है इंफीरियर स्पेसिस, राइट? जब उस जगह से बी को अगर रिमूव कर देंगे, बी को अगर रिमूव कर देंगे, बी को रिमूव कर देंगे, बी को रिमूव कर देंगे, तो क्या सी का ग्रोथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यही दोनों कम्पीट कर रहे थे, इन दोनों के कम्पीट की वजह से सी को थोड़ा फायदा हो रहा था, थोड़ा बहुत तो सी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जब बी चला गया, उसको निकाल दिया गया, तो सी डोमिनेंट होने की वजह से वो पूरे एनवायरनमेंट में अपने आप को स्प्रेड कर देगा, तो सी को नुकसान होगा, सी को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यानी द टू सुपीरियर स्पेसीज आर competitively superior. When one of the competitively superior species is removed for experiment, then ultimately the inferior species are squeezed, and another superior species can spread their populations throughout the environment. This is called competitive release. याद रखना। लास्ट में आता है जी। जी तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसका नाम है गसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आराम से कहता हूं, गसेस ने बोला था एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ए सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर इक्वल। दो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन कभी सेम नहीं होगा। एग्जैक्टली दो स्पेसिस के लिए नीच कभी सेम नहीं होगा। व्हाट इज नीच? नीच इज ए माइक्रो हैबिटेट वेयर some organisms are living, collecting nutrient, reproduce and survive there. So according to Gauss's exclusion principle, the two species never exist in a common environment, a common niche, rather they will compete with each other. The superior one is survived and inferior one is eliminated. उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिया था, पैरामीशियम कोडाटम एंड पैरामीशियम कॉस्टानियम। तो ऐसे करके कई एग्जाम्पल था, उन्होंने दिया था, मैंने पिछला वीडियो में कर दिया था, राइट। लेकिन ये जो गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक ड्रॉबैक लेके आया हमारा साइंटिस्ट जिसका नाम है मार्क अर्थर। पहले पढ़ा चुका हूँ, नोट्स में भी है, एनसीईआरटी में भी है, MACAURTHER, मार्क अर्थर। मार्क अर्थर ने बोला कि ये 5 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ वार्बलर, यानी स्वीट सिंगिंग करने वाला बर्ड्स, इनके बीच में कंपटीशन नहीं होता है, ये compete करते नहीं है। कितना समझदार बर्ड्स है, ये compete नहीं करते हैं। compete करेंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। compete का मतलब एक्सटिंक्शन हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन, एक बचेगा दूसरा मर जाएगा। तो सबको बचना है, सबको बचना है, तो वो क्या करते हैं ना, एक प्लांट में रहते हुए भी उन्होंने अपने रिसोर्सेस को बांट के अपने आप को सरवाइव करते हैं। इसका मतलब दे आर सर्वाइव्ड ड्यू टू बिहेवियरल एक्टिविटी थ्रू द फोरेजिंग एक्टिविटी, या बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटी थ्रू रिसोर्स पार्टीशनिंग। वर्ड को याद रखना, रट लेना है बात को। बिहेवियरल डिफरेंस इन फोरेजिंग एक्टिविटी थ्रू रिसोर्स पार्टीशनिंग, by which the different closely related species are survived in a common tree because they can divide their resources in different parts so that they can easily survive rather than competition. They can coexist with each other. This is a drawback of Gauss's exclusion principle. नोट में भी है, नोट कई जगह पे दिखा दिया मैंने। यानी जी कर दिया, खत्म हो गया कंपटीशन। कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद बच्चा क्या होता है, आमेनस्लाइजिम एक छोटा चीज है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। मैंने आमेनस्लाइजिम को समझा रहा हूं, आप समझ लो बेटा। आमेनस्लाइजिम +0, एक को नुकसान होगा, दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा।
मैंने बच्चा को पढ़ा रहा था, अगर तुमने किसी को पत्थर मार के उसके सर तोड़ दिया या किसी को पत्थर फेंक के किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तो उसका तो नुकसान हुआ, तो तुम्हें क्या फायदा हुआ? तो बच्चा ने बोला कि मुझे मजा आ गया। तो ऐसे वाली मजा नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे तरीका से फायदा नहीं हुआ। तो ठीक है, मजा आ गया वो अलग बात है, लेकिन देखा जाए तो तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि तुम्हारा जो रियल एग्जाम्पल इसमें से अमेन स्लाइजिंग का मैं देने वाला हूँ। हियर इज द अमेन स्लाइजिंग एग्जाम्पल्स, एंड उसका पहला एग्जाम्पल होता है algal ब्लूम। बड़ा बड़ा टॉपिक है algal ब्लूम, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। algal ब्लूम का मतलब होता है टेम्पोररली when nutrition is sufficient in the sea, the growth of algae tremendously increases. This is known as algal bloom. But due to algal bloom is maximum, then after few days, ये रियल सुनो, रियल, आफ्टर फ्यू डेज सही रहेगा, मंथ सही नहीं रहेगा, या आफ्टर सही मंथ द algae become dies, all the algae are destroyed in the sea, then algae body is fragmented, then water body of sea become polluted. Then water body is polluted, and when water body is polluted, so that the bacteria which are present inside the water, they need maximum oxygen from the water and decompose such dead bodies of algae. That is why inside the sea oxygen content decreases. That's why lots of aquatic animal are dead. यहाँ पर algae क्या किया? टेम्पोरली ग्रोथ किया, खुद मरा तो खुद मर गया, थोड़ा बहुत उनको फायदा न्यूट्रिशन की वजह से हुआ, लेकिन उसकी वजह से इनडायरेक्टली फिर मछली वगैरह मरना शुरू हो गया। देख लो, पड़े हुए हैं, मछली वगैरह मरना शुरू हो गया। यानी मैं तुमको algal ब्लूम का रियलिटी बताया, रियल डेफिनेशन है, रियल बात करा। कई बच्चे तो उल्टा सोच के बैठे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हमने कभी कभी जंगल को काट देते हैं, जंगल काट के यानी कहीं फायर लगा देंगे, जंगल काट के अगर फायर लगा देंगे जंगल पे, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कई स्पेसीज का नुकसान होता है, लेकिन हमें कोई फायदा इतना नहीं होता है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अमेन स्लाइजिंग। हियर ह्यूमन बीइंग डज नॉट हार्म्ड एंड डज नॉट बेनिफिटेड, बट सम एनिमल्स बेचारे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नुकसान होता है। यही था अमेन स्लाइजिंग का 2 एग्जाम्पल। थैंक यू वेरी मच। आपने नेगेटिव इंटरेक्शन को देखा, सुना, एंड मैंने गारंटी दिया था कि अगर तुमने ये वीडियो देखोगे तो तुमको हमेशा याद रह जाएगा। एक बार पढ़ने से एनसीईआरटी को याद हो जाएगा। अगर खुद एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो आपका पल्ले पढ़ने के लिए 18-15 बार पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अब हमें नेक्स्ट छोटी वीडियो में पढ़ेंगे मिक्स्ड इंटरेक्शन, ये वाला टॉपिक को पढ़ेंगे अभी। थैंक यू।